आर बैक विद अ न्यू वीडियो। हम हमारी साइंस की वीडियो के साथ वापस आ गए हैं। हमने अभी तक साइंस में जो प्रीवियसली पढ़ रहे थे उसमें हम मेटल एंड नॉन मेटल्स देख रहे थे। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी देख ली थी, मेटल एंड नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टी का एक सेक्शन जो बच गया था विच इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल्स, ये वाला पोर्शन हम आज करने वाले हैं। सो इसी पोर्शन को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि अगर आप को बुक में देखना है तो यू कैन ओपन द पेज नंबर 44 इन योर बुक विच इज 3.2.4 टॉपिक। एंड नाउ मैं आपको शुरू करती हुई वाला टॉपिक किस तरीके से। इसमें ये क्या बोल रहा है कि जब मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियसली अभी हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि जो सारे मेटल्स होते हैं उनका जो रिएक्टिविटी होता है किसी अपने आसपास के, चाहे एनवायरनमेंट के प्रति ले लो, चाहे किसी और मेटल, नॉन मेटल से किसी और सब्सटेंस के प्रति ले लो, तो क्या होता है कि उनका जो रिएक्टिविटी होता है डिफरेंट होता है। हर मेटल का रिएक्टिविटी डिफरेंट होता है। हर मेटल अलग अलग रेट पे क्या करता है, रिएक्ट करता है अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ। ठीक है, ये आपको पता है। तो उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे मेटल, वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जब भी बात आती है किसकी, मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल्स की जब भी बात आएगी, तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हमेशा क्या करेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेस कर रहा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ याद आ रहा हो अगर, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस में मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देखने वाले हैं। इसमें अभी आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर ऑलरेडी लगी हुई है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये मैंने आपको अभी भी बताया, विच इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो यहाँ पर आपके सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको प्रीवियसली चैप्टर 1 में मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हाउ द मेटल्स डिस्प्लेस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग क्लासेज एंड द ऑनगोइंग क्लासेज इन मच प्रिसाइज वे। ओके, सो ये मुझे लगता नहीं कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे पूरा। ये इससे ये जो रिएक्शन है मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नीज है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जब मैग्नीज सॉल्ट को आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको पता है कि मैग्नीज जो है वो हाईली रिएक्टिव है, कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव। सो अभी भी मैंने बताया, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ओके, सो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और द सॉल्यूशन बिकम मैग्नीशियम सल्फेट आपका ये बन जाएगा, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर आप फ्री हो जाएगा आपका कॉपर यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली जिंक और फेरस के साथ भी यहाँ पर यही किया गया। आप इफ यू गाइज वांट इट देन यू कैन स्क्रीनशॉट इट, ओके, और नोट इट डाउन इन योर नोट पैड्स एंड पेपर एंड ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन वेयर ए मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम ए कंपाउंड। ओके, ये आपको पता है, ये मैंने कभी भी आपको बताया। यहाँ पर अगेन मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया गया। देखिए मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन से। जब मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट एंड अगेन एंड सो ऑन what produced the magnesium sulfate and freed the copper. Okay, this example is much relevant with the previous slide. अभी आप एक और देख लीजिए टू अंडरस्टैंड, या आप एक और इसको आप एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखना चाहें तो ये आप ABCD करके इसको देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल, ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ए गुड स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी। ओके, सो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके जो मेटल्स होते हैं,
आपके अलग अलग मेटल्स, अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सोडियम है, तो आपको पता है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। ओके, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर विगोरियसली बट आयरन डजंट। सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में? आयरन के कंपैरिजन में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ बर्निंग फ्लास्क, आई थिंक इट इज डिस्कस अ लॉट अबाउट द रिएक्टिविटी। ओके, कि अलग अलग देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ऑल। सो आप रिएक्टिविटी सीरीज अब देख लीजिए। सो आपके सामने देयर इज अ पिक्चर विद अ ब्लू बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको ये लिखे हुए हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये आपके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं पूरे। इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी लिखी हुई है मोस्ट टू लीस्ट। सबसे ऊपर जो टॉप में है वो मोस्ट है एंड द बॉटम वन इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज चिल्ड्रंस लर्न करना है और आपको ऐसे डिफिकल्टी पड़ रही है, दिक्कत आ रहा है इसको याद करने में, सो आई विल गिव यू इट शॉर्ट ट्रिक टू लर्न इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर ये कैसे याद रखेंगे, ये आपको ये एक फ्रेज टाइप का, ये आपको लाइन टाइप की याद रखना पड़ेगा, विच इज प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। देयर इज द the initial letters of the word represents the element written against it, है ना। प्लीज में पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, ज़ीब्रा जिंक, इंस्टेंट आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर, सेव्स सिल्वर, गोल्ड। ओके, यू कैन जस्ट लर्न इट। सो बहुत इजी पड़ेगा आपको ये याद करने में। ए फनी ट्रिक इंडीड आई मस्ट से। जब आप क्लास 9th में थी वहाँ पर आपने एक चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा था। ओके, अगर आपको नहीं इतना समझ में आ रहा है ये, तो मैं आपको बता दूं कि वेरी सून, बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाली हूँ 9th क्लास का पोर्शन भी, तो वहाँ पर हम अगेन डिस्कस करेंगे इसको। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, किसी भी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाद में उसका एटॉमिक नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पर्टिकुलर फैशन में एक ऑर्बिट में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ओके, और उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं ऑर्बिट की। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आप उसमें पुट कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो उसके अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1s 2s 2p 3s, ये इसके शेल्स आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शेल्स आपको बता रहे हैं। शेल्स या आप ऑर्बिट बोल सकते हैं, SPDF, दीज आर द शेल्स। ओके, उसके अलावा आप अगर देखना चाहते हैं और नोबल गैस कन्फिग्रेशन देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हम बात क्या कर रहे थे, अभी हमको ये देखना है आगे रिएक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, कि कैसे आखिर पता लगाएंगे कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसे हम पता लगाएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ नोबल कन्फिग्रेशन के बारे में आपको बता दूँ। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर और दिखा देती हूँ। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ऐसा अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। आप बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर वाला जो आपका एक कॉलम है वो वाला आप जाके देखेंगे तो वो पूरा आपका नोबल गैस वाला कॉलम होता है। नोबल गैस, दे आर इनर्ट नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, सो ऑन। ठीक है, ये तो आखिर ये नोबल गैसेस को क्यों सेपरेट करके रखा गया है, या फिर ऐसा क्या इनके अंदर खासियत है, या व्हाट काइंड ऑफ द क्वालिटी दे आर पोजेसिंग so that they known as the noble gases। तो अब यहाँ पर आते हैं, the noble gases are notable for the chemical stability and the existence as the monoatomic molecules। Exception for helium, they share a common electron configuration that is very stable। This configuration has 8 valence shell electrons। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये स्टेबल होते हैं। ये कैसे इलेक्ट्रॉनिकली ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब ये दे आर नॉट रिएक्टिंग विद एनीवन, ये किसी के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। दे आर फुलफिल्ड, ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड होते हैं। इनका जो ऑक्टेव होता है, जो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जिसको बोलेंगे, वो कैसा होता है, कम्प्लीटली फुलफिल होता है, उसमें और ज़रूरत नहीं होती है
किसी भी इलेक्ट्रॉन को एड अप करने की। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि ये टोटली कम्प्लीटली कैसे होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं इनके ऑक्टेव। सो इसलिए मैं आपको बता दूं ये कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। बट अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेव फुलफिल नहीं है, जैसे क्लोरीन आप ले लेंगे तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, क्लोरीन गैस होती है, सॉरी क्लोरीन आपकी बहुत रिएक्टिव गैस मानी जाती है, क्योंकि होता क्या है, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें कन्फिग्रेशंस लिखी हुई है 1s2, 2s2, 2p6। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कन्फिग्रेशन से हमें उतना कुछ लेना देना अभी नहीं है। सो अभी मेन आप बात करिए वैलेंस शेल की, मैं आपको बात करती हूँ। अभी मैंने एक वर्ड बोला आपको वैलेंस शेल, आपको शायद समझ में आया या नहीं आया। सो आई विल एक्सप्लेन यू वैलेंस शेल क्या होता है। द वैलेंस शेल इज द आउटरमोस्ट शेल विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इन दिस एग्जाम्पल 2s इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, आपके ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे होंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से काफ़ी सारे होते हैं। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतने सारे ऑर्बिट्स, उतने सारे शेल्स। सो ये जो आखिरी वाला जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी या आउटर शेल होता है वो आपका क्या कहलाता है, वैलेंस शेल कहलाता है। वो वैलेंस शेल आपका तभी कहलाएगा, उसकी कंडीशन ये होती है कि एट लीस्ट कम से कम वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। ठीक है, सो ये आपका वैलेंस शेल कहलाएगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पिक्चर, इसमें आपकी वैलेंस शेल क्या है, यहाँ पर आपकी 2s है वैलेंस शेल। ठीक है, ओके अभी आप एक और पिक्चर अगर देखना चाहें तो देयर इज वन मोर पिक्चर फॉर द वैलेंस शेल, यू कैन सी। अब आप नेक्स्ट देखिए, मैं आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी कि आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है कि जब मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, या आपस में मेटल एंड नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो किस तरीके से आखिर ये लोग आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। तो उनको रिएक्ट करने के लिए एक तरीका ये होता है कि वो आपस में क्या करें, कंपाउंड फॉर्म करें। किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करें, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करें। अब आयनिक कंपाउंड होता क्या है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या करना होता है, शेयरिंग करना होता है। ओके, और किस तरह की शेयरिंग करना होता है, उनको इस तरीके की शेयरिंग करना होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो शेयरिंग करके कैसा हो जाए, अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर ले या फिर स्टेबल हो जाए। सिंपल सीधी सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये क्या करना होता है, मेन आपका मोटिव ये होता है कि ये किस तरीके का कन्फिग्रेशन एक्वायर कर ले, ये बिल्कुल वैसा कन्फिग्रेशन एक्वायर कर ले जैसा कि एक नोबल गैस का होता है। ओके, यहाँ पर आप देखिए एक पिक्चर, इट्स अ वेरी टाइनी पिक्चर। क्या देख रहे हैं आप, सोडियम है। सोडियम का जो वैलेंस शेल है, मतलब आउटर शेल है, आउटर शेल में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 है। उसको होना कितना चाहिए, उसको ज़्यादा होना चाहिए। ओके, एंड क्लोरीन है, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है, उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 7 है। सो आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्लोरीन को जो इनर्ट गैसेस है उसका कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। ठीक है, एंड सोडियम को भी क्या चाहिए, सोडियम को पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जिसको कम की ज़रूरत है, द वन विच नीड्स लेस शुड बोरो फ्रॉम अनदर। ठीक है, वो क्या करे, जिसको कम की ज़रूरत है वो किसी से उधार ले ले। मतलब यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, उसका जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को वो क्या कर देगा, शेयर करेगा। शेयर करने से क्या होगा, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसके जो कन्फिग्रेशन है वो कैसी हो जाएगी, बिल्कुल नोबल गैस जैसी हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब ये एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बना लेंगे। किस तरीके का कंपाउंड बनाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ओके, और अब ये NaCl मिलके क्या कर रहे हैं, दोनों एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, ये जो डॉट लगा हुआ है Na के पास, वो उसके वैलेंस शेल में पड़ा हुआ एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, जिसको फुलफिल ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास जो क्रॉस आप लगे हुए हैं आसपास, वो उसके वैलेंस शेल में पड़े हुए स्पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिसको नोबल गैस का कन्फिग्रेशन एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन को वो
क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है, क्रॉसेस लगे हुए हैं, साथ में एक डॉट भी लगा हुआ है, दैट मीन्स वो उसको शेयर कर चुका है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, ये जो आप बहुत ही अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इट्स ए फनी पिक्चर, इट्स ए वेरी फनी पिक्चर। क्या देख रहे हैं, जस्ट टेक हिम प्लीज। तो सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लोरीन को दे रहा है। तो यहाँ से टाइनी छोटा सा बेबी इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है, क्लोरीन के पास जा रहा है, टू जस्ट कंप्लीट एंड फुलफिल द वैलेंस शेल और द ऑक्टेव। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, इट्स ए वेरी सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि आयंस के बारे में अब बात करते हैं। जब कोई एलिमेंट क्या करता है, शेयरिंग करता है, जब कोई एलिमेंट क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगता है, दैट इज कैटायन। लेकिन जब कोई उसको एक्सेप्ट करता है, वो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगता है, विच इज एनायन। ओके, तो इस हिसाब से हमारा जो सोडियम होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज सोडियम इज व्हाट, डोनेटर, that is cation, and chlorine is acceptor, so that it would be anion. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं there is one more picture। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन किस तरीके से एनायन में बदल रहा है। तो किस तरीके से एनायन में बदल रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो एक्सेप्टर है वहाँ पर। सो ये क्या हो रहा है, एनायन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो बात हो गई आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, देखिए कंपाउंड कई तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं, बॉन्डिंग कई तरह की होती है, बट अभी आपकी बुक में जो है उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। यहाँ पर एक और पिक्चर है आपके सामने कि अगर दो एलिमेंट मिलके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं या पजेस करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन आयंस विथ ग्रेटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, सबसे पहले इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, क्योंकि इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, मतलब वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये है हाई एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। सबके सब कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आयंस इन ए रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। क्रिस्टलाइन लेटिस होता है, क्रिस्टलाइन लेटिस, ये लेटिस लेटिस इज लाइक हर अलग अलग तरह के एलिमेंट की एक अलग अलग ज्योमेट्री होती है। ठीक है, हर तरह की ज्योमेट्री को अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग तरह की तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये जो आयंस होते हैं इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, विच इज क्रिस्टलाइन लेटिस। ओके, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, मतलब फोर्स लगाने पे इट कैन ब्रेक, ब्रिटल। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन और द डिजॉल्व इन द वाटर। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब कैसे होते हैं, मोल्टन फॉर्म में हो या डिजॉल्व फॉर्म में हो, एक्वा सोल्यूशन हो इसका वाटर में। ठीक है, कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्योंकि इसमें चार्जेस होते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर द चार्जेस देयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी का फंडा, द फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। Okay, अभी if you want more properties and just looking at the next slide, which is physical properties of the ionic compound, melting, boiling point and the hardness are physical properties of the matter that depend on how strongly the particles that make up the matter are attract to one another. It is very simple, it is talking about the attraction force between the molecules and the elements, in between two elements, which actually making the ionic compounds. Okay, the ability of the material to conduct the electricity depend on the availability of the free moving charges particle. This I already taught you in the previous classes that if अगर आपको पता लगाना है कि कोई एलिमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो वहाँ पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मूविंग ऑफ द फ्री चार्जेस। वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। In the solid state, the ion is an ionic compound are locked into the fixed position by strong attractive forces. As a result, ionic solids do not conduct electricity. Solid state एक फिक्स क्या होता है, इनका पोजीशन होता है, मतलब एक फिक्स, आप इसकी ज्योमेट्री को आप इजीली देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कैसे होते हैं ये क्रिस्टलाइन लेटिस होते हैं। बट व्हेन एन आयनिक सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid or is dissolved in solution, the ions are now free to move and conduct an electric
चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब ये कैसे हो, एक्वा सॉल्यूशन में हो या मोल्टन फॉर्म में हो, तो ये क्या होते हैं, तब ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस को एज मतलब एज अ चार्ज कैरियर और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आज के लिए आज की यहाँ पर ये वाली वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने काफ़ी सारा इसमें से कंप्लीट कर लिया है पोर्शन। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट हमारी मिनरल्स एंड ओर्स की होगी। वो हमारा लास्ट सेक्शन है इस पूरे चैप्टर का। मिनरल्स एंड ओर्स विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe. And yeah, don't forget to press the bell icon also to get more interesting video on this subject. And yeah, most important, stay safe, stay home, stay healthy. Thank you so much.